हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा के दूसरे चरण से संबंधित यह जीके जीएस का अगला प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग जीके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक एक करके उसके उत्तर की व्याख्या के साथ देखेंगे। आइए बिना देर क्वेश्चन है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। गांधी जी पेशे से वकील थे। जब इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में केस लड़ा तो वहाँ भी श्वेत और अश्वेत का झगड़ा था। उसके विरुद्ध गांधी जी वहाँ सक्रिय रहे और गांधी जी वहाँ कई सारे आश्रम की स्थापना की और खासकर जो काले लोग थे उनके विरुद्ध मजबूती से लड़ा। लेकिन जब गांधी जी 1915 ईस्वी में भारत आते हैं तो यहाँ जो अंग्रेजों का शासन चल रहा था उसके विरुद्ध गांधी जी यहाँ के माहौल को समझते हैं और माहौल को समझने के लिए उनके राजनीतिक गुरु उन्हें हेल्प करते हैं और वो अपने राजनीतिक गुरु के रूप में मानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को। तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है कि गोपाल कृष्ण गोखले हैं आगे जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर कि गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटे थे। इसका सबसे सही उत्तर क्या होगा। 9 जनवरी 1915 को लौटे हैं या फिर 9 फरवरी 1915 को या 9 मार्च 1915 को या फिर 9 अप्रैल 1915 को। तो इस प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि गांधी जी जब केस लड़के वापस दक्षिण अफ्रीका से भारत आए हैं वह 9 जनवरी 1915 को आए हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर के रूप में होगा। अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर है कि आधुनिक भारत का इतिहास में जो ये प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका से संबंधित नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में हमने पहले ही कहा है कि गांधी जी ने कई आश्रम की स्थापना किए हैं। तो वहाँ उन्होंने नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना, फिर उसके बाद जो है इंडियन ओपिनियन है, फिनिक्स आश्रम है और साबरमती आश्रम है। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के जो ये है संबंधित है वो नटाल इंडिया कांग्रेस भी दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। उसके बाद जो है इंडियन ओपिनियन भी वहाँ से संबंधित है, फिनिक्स आश्रम भी संबंधित है। लेकिन साबरमती आश्रम जो है गांधी जी जब भारत आते हैं तो यहाँ गुजरात में उन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की, यानी जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो आए आप तक सबसे पहले पहुंचे और अपने दोस्तों के बीच भी इसे शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी को सर्वप्रथम किसने महात्मा कहा था। गोपाल कृष्ण गोखले ने, सरदार पटेल ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने या फिर एनी बेसेंट ने। तो याद रखिएगा इस प्रश्न का जो सबसे चौथा नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि गांधी जी को जो अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, गांधी जी जिन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं वह है गोपाल कृष्ण गोखले। उसके बाद जो है जो गांधी जी को महात्मा कहा है सबसे पहले वो है रविंद्रनाथ टैगोर, जिनका संबंध जो है बंगाल से है और इन्होंने दो राष्ट्रों के लिए जो है राष्ट्रगान लिखा है। एक भारत के लिए हमारा जनगण मन जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है और बंगाल विभाजन के समय जो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था आमार सोनार बंगला, जो आज के डेट में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, वो भी रविंद्रनाथ टैगोर ने ही लिखा है। महात्मा गांधी को सबसे पहले उन्होंने ही महात्मा कहा था और तो इसका सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघर्ष गांधी जी से संबंधित है। ये चंपारण सत्याग्रह या अहमदाबाद का मील मजदूर और खेड़ा सत्याग्रह। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर होगा तो निम्नलिखित में से कौन सा संघर्ष गांधी जी से संबंधित है। तो ये सभी के सभी संघर्ष जो है गांधी जी से संबंधित ही संघर्ष है। यानी गांधी जी जब भारत लौटे हैं तो सबसे पहले जो है उन्होंने चंपारण सत्याग्रह 1917 में, उसके बाद जो है अहमदाबाद के मील मजदूर का सत्याग्रह है, फिर खेड़ा सत्याग्रह है। तो ये तीनों सत्याग्रह जो है वो गांधी जी से संबंधित है। तो ऑप्शन इनमें से कोई नहीं ना होकर के इनमें से सभी ऑप्शन होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से सभी ये सबसे करेक्ट आंसर होगा कि ये सभी जो है वो गांधी जी के ये से संबंधित है, गांधी जी से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है
कि किसके कहने पर गांधी जी चंपारण आए थे। 1917 में जब चंपारण गांधी जी आए थे, और ये जो है पहला गांधी जी का, समझिए तो गांधी जी का पहला सत्याग्रह है, चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी जब भारत लौटे हैं 1915 में, तो उसके बाद गांधी जी जो है अलग अलग कांग्रेस के 1916 के अधिवेशन में हिस्सा लिए, और फिर अलग अलग जगहों पर गांधी जी स्थिति को समझ रहे थे। तो उसी बीच जो 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, कल ये लखनऊ का एक बहुत फेमस अधिवेशन है, क्योंकि उसी अधिवेशन में जो है 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है, उसमें गांधी जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच संबंध अच्छे हुए थे, तथा कांग्रेस के नरम और गरम दल एक हुए थे 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। उसके बाद जो है उस अधिवेशन में गांधी जी भी हिस्सा लिए थे। तो वहाँ उसके बाद गांधी जी से जो मिल करके गांधी जी को अपनी समस्या बताए हैं, वो है राजकुमार शुक्ल। उन्होंने कहा कि हम लोग जो है चंपारण से आए हैं, जहां हम किसानों को मजबूर किया जाता है नील की खेती करने पर, और 3/20 यानी 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा में हम लोग को नील की खेती करना पड़ता है। और इसीलिए गांधी जी यहाँ आए थे, और गांधी जी यहाँ आए तो उसके बाद जो है गांधी जी का वो पहला सत्याग्रह था, और इसमें सफलता मिली। उसके बाद गांधी जी जो है राष्ट्रवादी आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय होते हैं। हम लोग बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। चंपारण सत्याग्रह 1917 में, उसके बाद खेरा सत्याग्रह 1918 में, रॉलेट एक्ट, जिसको जो है रॉलेट एक्ट नो अपील नो दलील वाला जो कानून है 1920 ईस्वी में। तो याद कीजिए कि 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह होगा, गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था। उसके बाद है खेरा सत्याग्रह 1918 में, जो कि करेक्ट आंसर है। उसके बाद है रॉलेट एक्ट, जो कि 1920 नहीं बल्कि 1919 में आया है, और इसी के विरुद्ध जो है यह काला कानून, इसी के विरुद्ध जलियांवाला बाग में लोग सभा कर रहे थे, जिस पर जनरल ओ डायर की सेना ने गोली चला करके निहत्थे लोगों को पर जान ले लिया था। हजारों लोग उसमें मारे गए थे। तो ये जो है गांधी जी यानी सुमेलित जो नहीं है, वो ऑप्शन नंबर सी है कि रॉलेट एक्ट जो है यह सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ऐसा कानून जिसके तहत बिना चाहे जिसे चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दे, और उसे किस नाम से जाना जाता है, यानी कौन सा कानून था जिसके तहत बिना मुकदमा चलाए जो है भारतीयों को जेल में डाला जाता था, और जब चाहे जो है उसको जेल में डाल दिया जाता था। नो अपील नो दलील नो वकील जो है इसमें कहलाता था। तो ये आर्म्स एक्ट है, रॉलेट एक्ट है, या दोनों हैं, A+B, या इनमें से कोई नहीं। तो हम सभी जानते हैं कि यह रॉलेट एक्ट था, जो कि 1919 में आया था रॉलेट एक्ट, और इसी के तहत जो है नो अपील नो दलील नो वकील, बिना चाहे किसी को भी मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया जाता था। यह रॉलेट एक्ट था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। यह 13 जनवरी 1919 है, 13 मार्च 1919 है, 13 अप्रैल 1919 है, या 13 मई 1919 है। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, यह बैसाखी का दिन था। जो त्यौहार है बैसाखी का त्यौहार, पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में किसानों के द्वारा मनाया जाता है। यह फसलों का त्यौहार है। जैसे केरल में ओनम, तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू त्यौहार मनाया जाता है, उसी प्रकार से यह कृषि का त्यौहार पंजाब में और हरियाणा क्षेत्र में बैसाखी का मनाया जाता है। तो यह 13 अप्रैल का दिन था, और 13 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी हो गई थी, और उन्हीं के लिए जो है जलियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर में स्थित है, एक शांतिपूर्ण सभाएं चल रही थी, और उस सभा पर जनरल ओ डायर जो है सेना के साथ पहुंच गए, और उन निहत्थे लोगों पर उन्होंने लगातार जो है गोलियां चलाई, जिसमें हजारों लोग मर गए। उसमें एक कुआं है, जब आप जाएंगे जलियांवाला बाग देखने तो उसी के बीच में कुआं है। बहुत सारे लोग अपनी गोली से मरने के बजाय कुआं में कूद करके जान दे देते हैं। तो इस प्रकार जो है सबसे बड़ा नरसंहार कहिए उस वक्त का ये जलियांवाला बाग था, और इसकी जांच करने के लिए जो है अंग्रेज सरकार ने हंटर कमीशन जो है एक नियुक्त किया था, और उसने जनरल ओ डायर को ही सही ठहरा दिया था। तो उन्होंने कहा कि जनरल ओ डायर ने गोली ही नहीं चलाया है। तो अब ये उस वक्त अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो वो जैसे चाहते थे करते थे। तो उस वक्त जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड की रिपोर्ट जानने के लिए कौन कमीशन ये किया गया था, हंटर कमीशन। आपको
इस वीडियो का एक एक बात ध्यान में रखना है, क्योंकि प्रश्न जो हमारा एक है लेकिन हम उसके बारे में विश्लेषण में ऐसा बता रहे हैं कि उससे रिलेटेड दसियों प्रश्न आप करके आएंगे। जैसे जलियांवाला बाग की अगर बात करें तो जलियांवाला बाग में जो सभा चल रही थी किनके लिए, तो डॉक्टर सैफुद्दीन और सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के लिए। कब हो रहा था, तो बैसाख का दिन था, बैसाखी पूर्णिमा का जो बैसाखी त्यौहार है उसका दिन था। दूसरी बात की जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने गोली चलवाया था, तो जनरल ओ डायर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जब हुआ तो उसके विरुद्ध कौन सा कमीशन गठित किया गया था, तो हंटर कमीशन। इस प्रकार हर एक प्रश्न में विश्लेषण से बहुत सारे प्रश्न निकलेंगे, आप उसे ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग में किसके गिरफ्तारी के विरुद्ध सभा चल रही थी, तो इसको पीछे हम लोग चर्चा किए हैं, तो यहाँ अब चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है कि जलियांवाला बाग में जो गिरफ्तारी के विरुद्ध सभा चल रही थी वो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों की गिरफ्तारी के विरुद्ध सभाएं चल रही थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु सरकार ने किस कमेटी का गठन किया था, हंटर आयोग, बलवंत राय समिति, अस्थाई समिति। तो अभी पीछे इस पर भी हम लोग चर्चा किए हैं जब हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन कर रहे थे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु सरकार ने जो कमेटी गठित किया था उसका नाम था हंटर आयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ तो उसके विरुद्ध लोग जो है इतने ये हो गए थे कि एक समझिए तो बहुत बड़ा आंदोलन उसके विरुद्ध जो है शुरू हुआ। उसको असहयोग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ तो उसमें जो है लोग इतने तकलीफ दे था, इतने लोग मारे गए थे, इतना बड़ा जनसंहार था, नरसंहार था वो, कि उसके विरुद्ध जो है ये रविंद्रनाथ टैगोर ने उनको सर नाइट की उपाधि दी गई थी, उन्होंने वो लौटा दिए और पूरे देश स्तर पर जो है एक आंदोलन छिड़ा, उसको असहयोग आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। और उसी वक्त असहयोग आंदोलन जब चल रहा था उसी वक्त भारत में जो एक और आंदोलन सक्रिय था वो था खिलाफत आंदोलन। और खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन में आपस में बैठ करके ये किए थे ताकि उससे हिंदू मुस्लिम एकता को भी बढ़ावा मिला था और ये एक आंदोलन जो है ये रूप लिया। लेकिन आगे चल के गांधी जी फिर असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। हम सभी बातें डिटेल्स में आपको बताएंगे, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ है 12वां का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है कि वो 1 अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन की शुरुआत होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे करेक्ट आंसर है। 13वां नंबर प्रश्न है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ, कलकत्ता विशेष अधिवेशन 1920 में, नागपुर विशेष अधिवेशन 1920 में, या फिर अमृतसर अधिवेशन 1919 में, या इनमें से कोई नहीं। तो 13वां का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। कांग्रेस का हर वर्ष एक अधिवेशन होता था और भारत के हर अलग अलग इलाके में होता था, लेकिन अगर कुछ इस प्रकार की अप्रिय घटनाएं हो जाती थी या कुछ इस प्रकार की बात होती थी जहां ये करना आवश्यक पड़ता था तो कुछ विशेष अधिवेशन बुलाया जाता था। तो ये जो ये है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो पारित हुआ है 13वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा कि नागपुर के अधिवेशन 1920 में जो है इस बात को पारित किया गया था और कि हम लोग असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला है कि खिलाफत आंदोलन से संबंधित नेता हैं। खिलाफत आंदोलन जो है चल रहा था कि तुर्की में जो खलीफा का पद को समाप्त कर दिया गया था उसके विरुद्ध यहाँ भारत में लोग जो है ये कर रहे थे, भारतीय मुसलमान खास करके खिलाफत आंदोलन के विरुद्ध जो है खिलाफत उस फैसले के विरुद्ध अंग्रेजों के यहाँ खिलाफत आंदोलन चला रहे थे। तो उनके नेता कौन थे, उनके नेता थे संबंधित नेता इसमें से नहीं है, उसमें शौकत अली है, इनायत अली है और मोहम्मद अली है। तो इसमें जो संबंधित नेता नहीं है या इनमें से कोई नहीं, 14वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि खिलाफत आंदोलन के जो है संबंधित नेता नहीं है वो इनायत अली नहीं है। आगे भारत में एक और आंदोलन चला है जो पहले ही चला है, इससे इनायत अली और विलायत अली ये दोनों अली बंधु ही हैं, ये वहाबी आंदोलन के नेता हैं। और शौकत अली और मोहम्मद अली ये खिलाफत आंदोलन के नेता, याद रखेंगे दोनों में अली बंधु ही है। खिलाफत आंदोलन में शौकत अली, मोहम्मद अली, और वहाबी आंदोलन में इनायत अली और विलायत अली, ये दोनों भाई अली बंधु जो है। ये खिलाफत आंदोलन में शौकत अली, मोहम्मद अली, और वहाबी आंदोलन में
इनायत अली और विलायत अली हैं। तो इसमें जो खिलाफत आंदोलन से संबंधित नेता नहीं है वो इनायत अली नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में खिलाफत आंदोलन का अधिवेशन कब हुआ? 17 अक्टूबर 1919 को, 23 नवंबर 1919 को, 20 जून 1920 को या 30 मार्च 1919 को। 15वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर होगा कि दिल्ली में जो खिलाफत आंदोलन का अधिवेशन हुआ था वह हुआ था 23 नवंबर 1919 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। और इसकी अध्यक्षता जो किए थे, क्वेश्चन नंबर 16 है कि पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात है? तो पंजाब केसरी के नाम से रणजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक या फिर लाला लाजपत राय जाने जाते हैं। इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा कि लाला लाजपत राय को जो है पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखेंगे, इसलिए आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, और साथ ही साथ आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट्स आएगा तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? यानी काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है वह भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है यह असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है वो बाढ़ को रोकने से संबंधित है, या डेयरी के विकास से है, या दूध की आयात से है? तो इस 18वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी कि डेयरी के विकास से संबंधित जो है ऑपरेशन फ्लड को इस्तेमाल किया गया था। श्वेत क्रांति जो है वो दूध से संबंधित है, दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि धान की खेती करने के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम मिट्टी मानी जाती है? तो धान की खेती करने के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है इसमें से लाल, काली या दोमट मिट्टी। तो दोमट मिट्टी जो है वो धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी के रूप में, उपयुक्त मिट्टी जो है धान की खेती के लिए दोमट मिट्टी मानी जाती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि राणा प्रताप सागर बांध जो है यह कहाँ से है, यह किससे संबंधित है? यानी राणा प्रताप सागर बांध का जो संबंध है वह किस ऊर्जा उत्पादन के लिए है? तो इसका जो सही उत्तर है, हम सभी जानते हैं कि बांध बना करके जो है नदी घाटी परियोजना का निर्माण किया जाता है, जिसका अर्थ है जल विद्युत परियोजना, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर के रूप में इस प्रश्न के लिए जाना जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच जो अधिकतम दूरी होती है वह किस तिथि को होती है? ये उपसौर और अपसौर की जो स्थिति बनती है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो अधिकतम सबसे सर्वाधिक दूरी जो होती है वह है ऑप्शन नंबर सी 4 जुलाई को जो है वह पृथ्वी और सूर्य के बीच सबसे अधिकतम दूरी होती है। ये जो इस प्रकार के प्रश्न हम लेकर के आए हैं ये सभी आपको SCRT के जो किताब हैं, यानी क्लास जो 6 to 8 के किताब हैं बिहार सरकार के, उससे हमने प्रश्न को तैयार किए हैं ताकि किसी भी प्रकार के प्रश्न आपसे छूटने नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये जो 4 वेद हैं हमारे, जिसमें सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद में जो है 10 मंडल में उसे बांटा गया है, 1028 सूक्त हैं उसमें। तो इस उसी वेद से जो है गायत्री मंत्र को लिया गया है, अर्थात 22वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि जो ऋग्वेद है सबसे प्राचीन वेद है। सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद में जो है वह इस प्रकार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 है कि ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था? यानी अशोक के सभी शिलालेख जो है वो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। तो सबसे पहली बार उसे पढ़ने का श्रेय किसे जाता है उस लिपि को? तो इसका जो सबसे सही उत्तर है 23वां नंबर प्रश्न का कि जेम्स प्रिंसेप जो है यह सबसे पहली बार उसे पढ़े थे, और अशोक के इस लेख को, जो शिलालेख ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते थे, इन्हीं को पढ़ने का श्रेय जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? इस 24वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो कौन सा होगा? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है इसका सबसे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कि 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उनके जन्मदिन के अवसर पर जो है प्रत्येक वर्ष अपने देश में
राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और ये राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल करके जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी किया गया है। यह करंट का प्रश्न भी बनता है, ये भी याद रखेंगे हम लोग। तो प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को, जिस दिन जो है मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उनका जन्मदिन है, उसी तिथि को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26 है कि किस महापुरुष की जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय युवा दिवस जो कि हर वर्ष 12 जनवरी को मनाया जाता है, ये 12 जनवरी को हर वर्ष अपने देश में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है इस 26वां नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27 है कि किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी का जन्म दिवस राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी हम लोग इसको पीछे इस प्रश्न पर चर्चा किए हैं कि हमारे जो मेजर ध्यानचंद जी है, जिन्हें हॉकी का जादूगर के रूप में भी जाना जाता है, उन्हीं के जन्म दिवस पर 29 अगस्त को हर वर्ष जो है राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अर्थात 27वां का ऑप्शन नंबर सी सबसे करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है कि ग्रीन चैनल क्या है। ग्रीन चैनल जो है वो एक डाक सेवा है, या आकाशवाणी चैनल है, या फिर दूरदर्शन चैनल है, या टेलीफोन सेवा है। तो इस 28वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए के ग्रीन चैनल जो है वो एक डाक सेवा है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल है मोहनजोदड़ो, यह कहाँ स्थित है। यह हड़प्पा सभ्यता के स्थल है, यानी आज से सिंधु घाटी सभ्यता का जब विस्तार हुआ था, तो जिसे हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास में पढ़ते हैं, तो ये जो स्थल है जिस मोहनजोदड़ो के नाम से जिसे जानते हैं, यह भारत में स्थित नहीं है, यह आधुनिक पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। अर्थात इस 29वां नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि मोहनजोदड़ो की स्थिति कहाँ है। तो यह सिंध प्रांत में स्थित है, जो कि आधुनिक में पाकिस्तान में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि का सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किए। तो महात्मा गांधी सबसे दक्षिण अफ्रीका में जो है केस लड़ रहे थे, वकालत कर रहे थे। वहाँ से 1915 में जब यह भारत आते हैं तो यहाँ जो है इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया। तो पहला सत्याग्रह जो गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया, गांधी जी के द्वारा जो पहला सत्याग्रह शुरू किया गया, यह इन्होंने जो है चंपारण में जो नील की खेती करने के लिए जो किसानों को मजबूर किया गया था, उसके विरुद्ध जो है 1917 में महात्मा गांधी जी चंपारण से, बिहार के चंपारण से ये सत्याग्रह शुरू किए थे। और गांधी जी को चंपारण आने के लिए जो इनवाइट किए थे वह राजकुमार शुक्ल महोदय किए थे। गांधी जी चंपारण आए और यहाँ से पहला सत्याग्रह किए। उसके बाद जो है खेरा के किसानों के लिए किए, फिर अहमदाबाद के मिल मालिक के विरुद्ध जो है सत्याग्रह किए। क्वेश्चन नंबर 31 है कि OMR का पूर्ण रूप क्या है, पूरा नाम क्या है। OMR जिस पर जो है हम लोग एग्ज़ाम्स देते हैं, ऑफलाइन एग्ज़ाम जितने भी ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम्स होते हैं वो सभी OMR पर ही उसके आंसर दिए जाते हैं। तो इसका पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 31वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था। अभी हम लोग पीछे नारा जब पढ़े थे तो उसमें हमने देखा कि नारा जो है ये दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा जो है यह सुभाष चंद्र बोस दिए थे। और जय हिंद का नारा जो है 32वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें ये भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। 33वां नंबर प्रश्न है कि देशबंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है। तो देशबंधु के नाम से जिस स्वतंत्रता सेनानी को जाना जाता है उनका नाम है CR दास, यानी चित्तरंजन दास के नाम से हम लोग जानते हैं। 33वां नंबर प्रश्न का जो सबसे करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी के रूप में यहाँ जाना जाएगा कि चित्तरंजन दास को जो है वो देशबंधु के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हम लोग इस सेट में 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको सभी प्रश्नों का लाभ उठा सके। आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 34 है कि गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। गांधी इरविन समझौता जो 1931 में हुआ था, गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच जो दिल्ली में हुआ, इसलिए इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। तो यह समझौता जो है किस आंदोलन को रोकने के लिए हुआ था,
तो गांधी इरविन समझौता जो हुआ था उस वक्त देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और उसी सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित करने के लिए जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो नमक सत्याग्रह यानी दांडी यात्रा से शुरू हुई थी। गांधी जी नमक बना करके जो है नमक कानून तोड़ करके और पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किए थे। क्वेश्चन नंबर 35 है कि चौरी चौरा जो है नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है। तो चौरी चौरा नामक जो प्रसिद्ध स्थल है यह है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। चौरी चौरा जिला गोरखपुर में स्थित है और यह जो है 1922 में घटना घटी थी, जिसके कारण जो है महात्मा गांधी देश में जो असहयोग आंदोलन चल रहे थे उसको वापस ले लिए थे चौरी चौरा घटना के पश्चात। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है कि पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। जिस प्रकार हिंदी देवनागरी में लिखी जाती है, उर्दू फारसी में लिखी जाती है, अंग्रेजी भाषा जो है वो रोमन में लिखी जाती है, उसी प्रकार जो है पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो इस 36वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी के रूप में जाना जाएगा कि पंजाबी भाषा के लिखने का जो लिपि है वह है गुरुमुखी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 37 है कि किस लिपि को सभी विषयों का सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है। तो इसमें जो लिपि है खरोष्ठी, ब्राह्मी, मोडी और नागरी, तो इसमें कौन सी लिपि जो है वो सभी लिपियों का जन्मदाता है। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा कि ब्राह्मी लिपि जो है वो सभी लिपियों का जन्मदाता है, यानी जितनी भी भाषाएं निकली है वह इसी से होकर के निकली है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत का प्राचीन भाषा क्या है। भारत की जो भाषाएं हैं संस्कृत भी है, हिंदी भाषा, पाली, प्राकृत, ये सारी भाषाएं जो है भारत में बोली जाने वाली भाषाओं में से है। लेकिन प्राचीन भाषा की बात किया जाए तो संस्कृत जो है वो प्राचीन भाषा के रूप में जाना जाता है। 38 का ए जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी। जी, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की जो शुरुआत हुई है यह 1988 ईस्वी में हुई, यानी ऑप्शन नंबर बी के रूप में जो है इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है। तो भारत के जो है किस शहर में फोर्ट विलियम कॉलेज स्थित है। अंग्रेजों के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। यह शहर जो है आगरा है, यानी कलकत्ता में स्थित है। आगरा, दिल्ली, मुंबई नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार 40 प्रश्नों को हम लोग जो है एक एक करके कवर किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी साबित होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप अब तक चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।